हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को समावेशी बच्चों के अधिगम जांचने हेतु जो टूल्स हैं उनके बारे में बात कर रही थी कि बच्चों को पहले अधिगम कैसे जांचा जाता था, कौन कौन से परीक्षण किए जाते थे। तो हम आज चर्चा करते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में, क्योंकि कल मैंने बुद्धि के बारे में आपको बताया, बुद्धि लब्धि के बारे में बताया, और आज मैं आपसे चर्चा करती हूँ बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट सारी चीज़ें समझ में आए। कल की क्लास आपने कल के होमवर्क का भी आंसर नहीं दिया था, इसका मतलब आपने क्लास को नहीं देखा है। अगर आपने क्लास को सुन ही लिया होता केवल, तो आप लोग आराम से उस क्वेश्चन का आंसर देते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका मतलब आप लोग चीज़ों को स्किप करके देखते हो, नहीं समझ पाते हो कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते तो मुझे पता चल जाता कि आपने वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखा है। तो चलिए, कल के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और आज के भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बात हम करते हैं बुद्धि परीक्षण की। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या जब भी कोई लाइव क्लासेस लूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है। इसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से। तो बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि परीक्षण वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जो मानव व्यक्तित्व के सर्व प्रमुख तत्व एवं उनकी प्रधान मानसिक योग्यता बुद्धि का अध्ययन एवं मापन करते हैं। यानी बुद्धि परीक्षण के द्वारा ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से क्या होता है, किसी बच्चे का या मानव व्यक्तित्व का या किसी बच्चों का हम क्या करते हैं, उनकी बुद्धि का अध्ययन करते हैं, उनका मापन करते हैं। बात करते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार की। तो बुद्धि परीक्षण यानी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, ये बुद्धि परीक्षण जो होता है यानी बच्चों की मानसिक टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि आप एक एक बच्चे का एक एक बच्चे का बुद्धि टेस्ट लेते हैं, यानी कि एक एक बच्चे का बौद्धिक परीक्षण करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं। सामूहिक मतलब समूह में आप कोई बच्चों से बातचीत कर रहे हो, उसकी बुद्धि को जांच रहे हो। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी आपने कोई पहेली दे दी या फिर पजल बॉक्स वगैरह हो गया, ठीक है, जिसे हम पजल बॉक्स कहते हैं, या फिर कुछ भी आपने एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों का टेस्ट लिया, उसे हम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो आज हम सिर्फ 2 परीक्षण की बात करेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसे हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो शाब्दिक बुद्धि व्यक्तिगत और एक होता है अशाब्दिक। ठीक है, सामूहिक में भी ये 2 तरीके के होते हैं, एक अशाब्दिक और एक होता है शाब्दिक। देखिए, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? जब बच्चों से आप मौखिक प्रश्न पूछते हो तो उसे हम शाब्दिक बोलते हैं। अशाब्दिक यानी जैसे मान लो कि बच्चे का पेपर है, एग्जाम होता है आप लोगों का, तो आप बिना बोले सिर्फ लिखते हैं अपनी कॉपी पे, तो वो हो गया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है? इसमें भी ऐसे ही होता है। समूह में या तो फिर आप मौखिक क्वेश्चन पूछते हो बच्चों से, ठीक है, मौखिक प्रश्न पूछते हो, और समूह में ही आप बच्चों से टेस्ट लेते हो या एग्जाम्स लेते हो या पेपर लेते हो, तो वो हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बात करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की। तो इसे हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट बोलते हैं। जैसे हम कभी कभी आपसे बोलते हैं ना, अगर आपको इंडिविजुअल नोट्स लेने, इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक सब्जेक्ट का आपको कोई अलग एक सब्जेक्ट का नोट्स लेना हो, जैसे हिंदी का ले लेना हो या फिर गणित का लो या फिर इंग्लिश, किसी एक का, तो वो हो गया इंडिविजुअल। और एक होता है आपका समूह में, यानी कि आपको सारे नोट्स लेना हो तो वो समूह होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन होता है, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन करना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे आप बच्चों को जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो आप उनसे मौखिक, जैसे किसी बच्चे से कविता पूछते हो या उनका मौखिक टेस्ट लेते हो, मौखिक परीक्षा लेते हो, तो एक एक करके बच्चों को बुलाते हो और एक एक करके उनसे क्वेश्चन पूछते हो। मान लो किसी एक बच्चे से आपने कविता पूछी, उसने कविता सुना दी, आपने उसको नंबर दे दिया, फिर दूसरे बच्चे को बुलाया, फिर तीसरे बच्चे को बुलाया, नहीं, अलग अलग तरीके से। तो ये कहा जा रहा है कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन करना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है ये शाब्दिक यानी वर्बल और अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल दोनों प्रकार का होता है। ठीक है,
बात करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता, यानी ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। व्यक्तिगत, एक बच्चे से आप एक अलग बच्चे से टेस्ट ले रहे हो, लिखा रहे हो, ठीक है, मान लो निबंध लिखने को किसी एक बच्चे को दे दिया आपने, ठीक है, तो ये हो गया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और मौखिक रूप से परीक्षा ले रहे हो तो ये हो गया मौखिक बुद्धि, क्या बोलते हैं, सॉरी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और लिखवाते हो तो अशाब्दिक। अब देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या क्या होती है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता यानी यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। अगर आप एक बच्चे का टेस्ट ले रहे हो तो वो आपको हर एक बच्चे के बारे में पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा बच्चा है और कितना नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के अंकों के आधार पर उसे सफलतापूर्वक निर्देश दिया जा सकता है। यानी कि मान लो कोई बच्चा है, नहीं कुछ बता पाया, आपके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो आपने उसको अंक मान लो 0 दे दिया, या फिर आपने 0 नहीं आपको अच्छा लगा, आपने 1 दे दिया, यानी 10 में 1 नंबर दे दिया आपने। तो अब आप उस बच्चे पर, यानी जब आप टोटल देखोगे कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा वीक है, तो आप उस पर फोकस करोगे, है ना। तो वही बात कही गई है कि अंकों के आधार पर उसे सफलतापूर्वक निर्देश दिया जा सकता है। जो बच्चे ज़्यादा लिख और पढ़ नहीं सकते उसके लिए परीक्षण ज़्यादा उचित है। यानी जो बच्चे ना ज़्यादा लिख सकते हैं ना ज़्यादा पढ़ सकते, तो ये इससे भी हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा अच्छा है पढ़ने में, कौन सा नहीं है, तो इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति की गुणात्मक क्षमता का पता लग जाता है, ठीक है, कि उसके गुण, उसके दोष कैसे हैं, इनके बारे में हमें पता चल जाता है। इसमें परीक्षणकर्ता प्रयोज्य के व्यवहार का ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिसीमाएं इसकी, यानी जो हमारा व्यक्तिगत परीक्षण, इसकी क्या क्या परिसीमाएं हैं। जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वही मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, बाकी फालतू की चीज़ें ऐड नहीं की हैं। तो परिसीमाएं एक बार पूछा भी गया आपका क्वेश्चन परिसीमाओं के बारे में। तो व्यक्तिगत परीक्षण की कुछ परिसीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे यह प्रशासन और समय की दृष्टि से महंगा है, ठीक है। इसके प्रशासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कोई ऐसा वैसा आकर नहीं बैठ सकता, जो ट्रेन टीचर होता है उसी की आवश्यकता होती है। और ये थोड़ा समय की दृष्टि से महंगा। समय की दृष्टि से महंगा का मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। इसमें समय की बचत नहीं होती बल्कि समय खर्च होता है सबसे ज़्यादा। भाई एक बच्चे का आप टेस्ट ले रहे हो, एक बच्चे को बुला करके एक प्रश्न पूछ रहे हो, या एक बच्चे को बुला करके आप कुछ भी लिखने को बोल रहे हो, तो समय तो ज़्यादा लेगा ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टेस्ट हमारा आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम कहते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेकों व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है, यानी एक समय में कई सारे बच्चों का हम टेस्ट ले सकते हैं, चाहे वो मौखिक टेस्ट हो, चाहे वो लिखित टेस्ट हो। लिखित टेस्ट जैसे आप लोगों का डीएलएड का मान लो पेपर होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्कूल में एक बच्चा एक दिन में पेपर देता है, लाखों बच्चे एक साथ एक ही दिन में पेपर देते हैं अलग अलग स्कूल में, ठीक है। और लाखों में से, ठीक है, 30 से कम 25 से 30 बच्चे एक ही क्लास में बैठ कर देते हैं उसी समय पर, है ना। तो लाखों बच्चे एक ही दिन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देता है, लाखों बच्चे एक ही दिन डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर देंगे, लाखों बच्चे एक ही दिन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर होते हैं। तो वही बात की गई है यहाँ पर भी, ठीक है। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता को प्रयोज्य में किसी प्रकार के सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं या अन्य साथियों के माध्यम से बुद्धि परीक्षण प्रपत्र को वितरित कर देता है। परीक्षण संबंधी निर्देश परीक्षण प्रपत्र पर छपे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना, कैसे नहीं देना। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी पर सारी चीज़ें, सारे वहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके निर्देश दिए होते हैं कि ये पेपर कितने घंटे का है, कितने समय में इतने क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन का उत्तर कितने नंबर का है, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। फिर बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता के बारे में। तो इन परीक्षण की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इनका निर्माण एवं मानकीकरण सरल से किया जा सकता है, ठीक है। आप 1 घंटे में लाखों बच्चों का पेपर ले रहे हो, तो भाई टाइम की तो बचत हो रही है। 1 घंटे में कहाँ लाखों बच्चे दे रहे हैं, और अगर आप एक का लोगे 1 घंटे में तो लाखों घंटे हो जाएंगे, है ना। इनका प्रशासन सरल है, इनके प्रशासन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इनके प्रशासन में समय भी कम लगता है, क्योंकि यह परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये कम खर्चीला भी होता है। अब एक के लिए आपने मान लो आप एक बच्चे का पेपर बनाए, फिर आपने मान लो आपके कक्षा में 30 बच्चे हैं,
30 के आपने अलग पेपर बनाए तो अलग पेपर के अलग चार्ज लगेगा ना, तो अलग और टाइम भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही बार पेपर छाप दिया और जो भी बन गया बन गया, ठीक है। तो ये कम खर्चीला भी होता है, ये व्यक्तियों के चयन और वर्गीकरण में विशेष उपयोगी भी होता है। बात करते हैं इसकी परिसीमाओं के बारे में, तो इसके द्वारा प्रयोज्य के बौद्धिक व्यवहारों का गहनता से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये कहा गया, प्रयोज्य का मतलब ये कहा गया है कि जो भी पेपर देने वाला है, यानी छात्र की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। प्रयोज्य का मतलब होता है छात्र, ठीक है। तो छात्र की यहाँ पर बात की जा रही है, उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसका आप बुद्धि परीक्षण ले रहे हो, यानी जिसका आप टेस्ट ले रहे हो। तो यहाँ पर उसका आप उसके व्यवहार का बहुत गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते हो कि वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। चलिए अगला है, यह उन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है जो लिख और पढ़ नहीं पाते हैं। इसकी वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। इस परीक्षण में नकल की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। भाई बहुत ज़्यादा लोग नकल करते हैं, लोग तो पेपर भी खरीद लेते हैं, आप है ना, आप देखो कितना पेपर लीक होता है। तो इसमें तो आराम से नकल, अब एक बच्चे को बैठा करके आप टेस्ट ले रहे हो, वो कहाँ से भाई नकल करेगा, उसे क्या पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 19 में, 20 में, 15 में, 18 में, इस तरीके से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताइए। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो इन परीक्षणों का निर्माण एवं मानकीकृत करना बहुत कठिन होता है, किसका, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में। और इन परीक्षणों का निर्माण यानी इनको बनाना, यानी जो परीक्षण होते हैं उनको बनाना, टेस्ट को बनाना, मानकीकृत करना और व्यक्तिगत परीक्षाओं की अपेक्षा सरल होता है, ठीक है। अगला है, ये परीक्षण प्रायः मौखिक होते हैं और ये प्रायः लिखित होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण ज़्यादातर, ये जो प्रायः मतलब ज़्यादातर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादातर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, अब एक एक बच्चों को आप लिखा तो सकते नहीं, लिखने और लिखित पेपर तो भाई एक एक बच्चों का लोगे नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, अब एक साथ बैठ के सभी से तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन सभी से थोड़ी पूछोगे। वो तो चलो एक क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो आपने सभी से क्वेश्चन पूछ लिया, आप पढ़ा रहे हो कोई चीज़, बीच में कुछ पूछ लिया, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप लिखित टेस्ट ले रहे हो तो समूह में ही लोगे, है ना। जैसे आप डीएलएड का पेपर देते हो तो समूह में देते हो, है ना। इनकी समय सीमा प्रायः निश्चित नहीं होती, लेकिन इनकी समय सीमा प्रायः निश्चित होती है, ठीक है। इन परीक्षणों में आयु वर्ग व्यापक होता है और इन परीक्षण विशेष आयु वर्ग के लिए होते हैं। समझ में आ गया। जैसे डीएलएड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत से ऐसे प्रशिक्षु होंगे जो 30 की उम्र के होंगे, बहुत से 25 की उम्र के होंगे, बहुत से 26 की उम्र के होंगे, बहुत से 27 की उम्र के होंगे। तो इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है, ठीक है। अगला है, ये कम आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। ज़्यादातर मौखिक परीक्षाएं किस में होती हैं, इंटरव्यू बहुत कम वगैरह होते हैं, मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको देना होता है। बाकी जो आपकी मौखिक परीक्षाएं छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा होती है। ये परिपक्व आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। कौन से, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इनका प्रयोग अशिक्षित एवं विकलांग बच्चों पर भी किया जा सकता है। यानी आप मौखिक प्रश्न तो किसी से भी पूछ सकते हो, जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं उससे भी पूछ सकते हो, और जो विकलांग है उससे भी पूछ सकते हो, लेकिन इन प्रयोग में इन श्रेणी के बच्चों पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल हम बात करते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के बारे में कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता क्या है, और फिर कल की क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के बाद आपका ये आपका बुद्धि परीक्षण यानी कि जो आपका समावेशी शिक्षा की जो क्लास चल रही है, अध्याय जो 7 चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब कल की क्लास में ये सारी चीज़ें क्रियात्मक परीक्षण के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।